हेलो एवरीवन। आइए चेक करते हैं कि मॉडरेटिंग इफेक्ट को कैसे चेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं, चाहे आपके पास सेमिनार हो आर स्टूडियो का या आपके पास स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर हो। अब यहाँ एक इशू ये आता है कि हमें इस कंसेप्ट में जब भी कंट्रोल वेरिएबल आता है हमें यूज़ करना होता है हायरार्किकल रिग्रेशन। और ये हायरार्किकल रिग्रेशन या तो एसपीएसएस के अंदर है या आर के अंदर है। ये स्मार्ट पीएलएस में नहीं है, एज ऑफ नाउ ये एडेनको में नहीं है, बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं है, ये अमोस में नहीं है। तो ये देखते हैं इसको करेंगे कैसे। सबसे पहला स्टेप ये आता है कि अगर आपके कंस्ट्रक्ट्स लिकर्ट स्केल के ऊपर हैं, नो मैटर व्हाट कंस्ट्रक्ट, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, मीडिएटर हो या मॉडरेटर, मार्कर वेरिएबल हो या कंट्रोल वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल अगर वो लिकर्ट स्केल पे है, सो फर्स्ट रूल इज उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करें। देखिए, अगर वो रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है, उसका करेंगे क्या आप? फिर कैसा भी हो, मीडिएटर है, मॉडरेटर है, सबसे पहले तो वो एलिजिबल होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चरल मॉडल में जा सके। दिस चेकिंग मैकेनिज्म इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। फिर हमें स्कोर चाहिए कंस्ट्रक्ट का। अब यहाँ पे हर सॉफ्टवेयर कंप्यूट करता है स्कोर को। आप कहेंगे तो आपको स्कोर भी दे देगा, और ये इंपॉर्टेंट है। स्कोर बनते हैं मॉडल के अनुसार, यानी आपको एग्जैक्ट मॉडल पे काम करना होता है, आप पार्ट्स में काम नहीं कर सकते। आपको फुल मॉडल, उसमें कितने भी मीडिएटर, मॉडरेटर, मार्कर वेरिएबल, नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी के वेरिएबल कुछ भी हों, आपको सारा मॉडल कंप्लीट ही बनाना होता है, वरना इसके स्कोर चेंज हो जाते हैं पीएलएसएम के अंदर। तो स्कोर आपके पास आ गया है। अब हम काम करेंगे दो तीन मॉडल्स में। पहले में हम सिर्फ कंट्रोल वेरिएबल को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, उसका आर स्क्वायर नोट कर लेंगे। फिर हम हायरार्किकल रिग्रेशन को यूज करेंगे और कंट्रोल के साथ आईडीवीज को चेक करेंगे। हमें पता लग जाएगा आईडीवीज कुछ कर रहे हैं कंट्रीब्यूट या नहीं। और थर्ड के अंदर कंट्रोल आईडीवी के साथ इंटरेक्शन टर्म को रेफर करेंगे। यहाँ पे इंटरेक्शन टर्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रेफरेबली जेड स्कोर की बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कॉमन मेथड बायसनेस के चलते आप, हो सकता है आपके डिफरेंट आईडीवीज कोई 5 पॉइंट पे है, कोई 7 पॉइंट पे है। ऐसे केस में सबका जेड स्कोर ले लेना चाहिए, अच्छा रहता है। वैसे ये कंस्ट्रक्ट स्कोर जेड स्कोर ही आता है, पर अगर नहीं भी आए कोई भी तो भी आपको बना लेना चाहिए। तो इंटरेक्शन टर्म को हम थर्ड में यूज करेंगे और उसका सिग्निफिकेंस लेवल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एक पब्लिश्ड पेपर कि उन्होंने ये हायरार्किकल रिग्रेशन को कैसे समझाया है। ये पेपर है प्रोफेसर गुरजीत का। मैम अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में है, थोड़ा टाइम पहले IIM अमृतसर में थी। तो मैम ने काम किया है एग्जामिनिंग द रोल ऑफ कस्टमर एंगेजमेंट इन ऑगमेंटिंग रेफरल वैल्यू। तो मैं सीधा रिजल्ट्स के ऊपर आता हूँ इनके। देखिए, मैम ने ये कहा कि हमने सबसे पहले एक डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, रेफरल वैल्यू के लिए कंट्रोल वेरिएबल लिए, जेंडर, एज, प्रीवियस क्वालिफिकेशन। इसका आर स्क्वायर नोट कर लिया, एफ वैल्यू नोट कर ली। मॉडल 2 में अलोंग विद द कंट्रोल वेरिएबल इन्होंने यूज किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आर स्क्वायर 22 हो गया। फिर इंडिपेंडेंट को ड्रॉप करके इन्होंने ले लिया मॉडरेटर, आर स्क्वायर 18 है। अगले मॉडल में दोनों को ले लिया, तो ये 22 और 18 मिलके 40 नहीं होगा, रादर ये हुआ 29.5, ऑलमोस्ट 30 हुआ ये, दोनों को जब लिया। और फाइनली इंटरेक्शन टर्म को ऐड किया तो 30 से 37 के करीब चला गया ये, पर ये सिग्निफिकेंट है। तो आप इस तरह से स्टेप्स में चेक करते हैं। ये है हायरार्किकल रिग्रेशन, जो या तो आपको एसपीएसएस देगा या आर स्टूडियो देगा। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल पे काम करता हूं, और एग्जाम्पल मैंने लिया टू चेक द मॉडरेटिंग रोल ऑफ लॉयल्टी फॉर द रिलेशन ऑफ क्वालिटी एंड इंटेंशन कंट्रोलिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन। आप देख पा रहे हैं 4 हैं ये। आप जैसे ही ये लिखते हैं टू चेक द मॉडरेटिंग रोल, ये मल्टीवेरिएट बन जाता है। मॉडरेटिंग रोल ऑफ समवन फॉर द रिलेशन ऑफ द टू, तो कंपल्सरी 3 तो यही हो गए वेरिएबल, और चौथे को आप कंट्रोल कर रहे हैं, ये चौथा हो गया। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें, जब आपने कहा सेटिस्फैक्शन मेरा कंट्रोल वेरिएबल है, इसका मतलब आपके डायग्राम में सेटिस्फैक्शन से एक एरो आपके डिपेंडेंट पे जाएगा, इंटेंशन पे। कंट्रोलिंग वेरिएबल आपके प्रीवियस आईडीवीज ही तो होते हैं, इसी को तो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मैम ये कह रहे हैं कंट्रोल वेरिएबल का डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखा ना, तो सबसे पहले तो
हमें ये करना पड़ेगा, जब हम डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रक्चरल मॉडल बनाएंगे, सेटिस्फैक्शन का एक एरो आएगा इंटेंशन पे, इंडिपेंडेंट का तो आएगा ही आएगा, और मॉडरेटर का भी एरो इसी के ऊपर जाता है। तो हमारा सॉर्ट ऑफ ये मल्टीपल रिग्रेशन का केस हो गया। तो ये सेमिनार के अंदर चलते हैं। मेरे पास प्रीवियस फाइल है डेमो, 100 का डाटा है, क्वालिटी की 6 स्टेटमेंट हैं, लॉयल्टी की 5 हैं, सेटिस्फैक्शन की 4, बिहेवियर इंटेंशन की 6। तो मैं यहाँ आके रिक्वायर सेमिनार डाटा मैंने अटैच कर रखा है। तो मैं मेजरमेंट मॉडल में डिफाइन करता हूँ किस में कौन कौन से आते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल में मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा, ये प्रीवियस स्क्रिप्ट है, मैंने उसको हैश लगा दिया कि यूज़ नहीं करना, बार बार क्यों टाइप करना है, हैश लगा के उसको कर दीजिए कि इसको ना पढ़े। मैंने लिखा पाथ फ्रॉम क्वालिटी सेटिस्फैक्शन टू इंटेंशन एंड लॉयल्टी टू इंटेंशन। अब देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इस लॉयल्टी को यहाँ भी ले सकते थे, वो भी एक ही बात थी। मैं ऐसे 3 बार लिख सकता था, फ्रॉम क्वालिटी टू इंटेंशन, सेटिस्फैक्शन टू इंटेंशन, लॉयल्टी, वो भी एक ही बात है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, आप जैसे मर्जी तरीके से काम करें, लेकिन काम करके चेक जरूर कर लें प्लॉट बना के। यही है ना हमारा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। प्लॉट के बाद एस्टिमेट कर दिया मैंने, एस्टिमेट पीएलएस से मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गए, रिजल्ट की समरी। अच्छा, इसमें बहुत कुछ आता है, देखिए ये इतना कुछ देगा, कन्फ्यूजन हो जाता है कि रिजल्ट कहाँ है, बहुत ही कुछ है। तो उसमें से हमने समरी कर दिया और वो रिजल्ट के अंदर डाल दिया। अब हमारा स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो इनकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक करें सबकी। तो रिजल्ट के अंदर भी अगर आप देखें बहुत कुछ होगा। यहाँ ये आपको सिर्फ समरी दिखा रहा है, पाथ कोफिशिएंट और अल्फा वगैरह रिलायबिलिटी, एक एक देखना है। तो आपको सिंपल ये करना है, रिजल्ट और उसका आगे डॉलर लगाना है। ये कह रहा है मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले रिजल्ट्स, डॉलर, रिलायबिलिटी। तो ये तो आगे रिलायबिलिटी, अल्फा सबका ठीक है, रो ठीक है, ए भी 0.5 से ज़्यादा, रो ए भी ज़्यादा है, ठीक है। रो सी को कंपोजिट रिलायबिलिटी बोलते हैं, इन्होंने लिख भी रखा है, इनकी वैल्यू इतने से ज़्यादा होनी चाहिए, ए वी की 0.5 से, सारे ठीक हैं ये। सेकंड चेक करें वैलिडिटी। वैलिडिटी इज एक्चुअली क्रॉस डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो देखें सबका वैलिडिटी में सबसे पहले तो इसने VIF दे दिया, ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्का दुक्का ये 1-3 से ज़्यादा है, अदरवाइज 5 से ज़्यादा नहीं हो, ये ओके है, इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट STMT दे दिया, सारी वैल्यू 0.85 से छोटी हूँ, सही है। फॉर्नलेकर क्राइटेरिया, ये जो 777 है लिख रखा है इन्होंने कि डायगोनल के ऊपर √AV है, वो इन तीनों से ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला इन तीनों से 1, 2, 3 से ज़्यादा, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर क्रॉस लोडिंग दे दी, ये भी आप चेक कर लें, सारा ठीक है। अगर आप ये कहें जी सारे कन्विंस के सब ठीक है, तो अब रिजल्ट में से दोबारा देखें, जैसे रिजल्ट मैंने लिखा डॉलर, यहाँ पे इसके पास कहीं पे स्कोर भी होगा, ये रहा कंपोजिट स्कोर। इस स्कोर को मैंने सेव कर लिया है यहाँ पे अलग एक वेरिएबल स्कोर्स के अंदर। चेक कर ले, हेड का मतलब होता है शुरू की 6 दिखा दे मुझे, 6 लाइंस, 6 रो दिखा दे, ये मेरा आ गया है। अब मुझे इसमें तो सारे इकट्ठे हैं, मुझे एक एक का स्कोर चाहिए, तो हम कैपिटल ब्रैकेट यूज करते हैं। पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ऑल द रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी ये कॉलम को उठाए और इसको QUA में डाल दे, डन। सेकंड LOY में डाल दे, थर्ड, फोर्थ, और जेड के अंदर मैंने ये सारे डाल दिए। अब मैं जेड बोलूंगा तो ये अलग अलग हो गए सारे। तो क्वेश्चन आता है फिर ये ऐसे अलग क्यों किए, अब स्कोर में भी तो ऐसे ही था। नहीं, स्कोर में मेरे हाथ में नहीं थे, स्कोर में इकट्ठा ही, देखिए स्कोर लिखने से आ तो सारे रहे हैं, पर मैं इनको इंडिविजुअली कॉल नहीं कर सकता था कि ये लॉयल्टी है, ये मुश्किल से करता हूँ, डॉलर लगा के करना पड़ता। अब मैं इनको बाय नेम कॉल कर सकता हूँ, QUA अलग अलग है, और अपनी मर्जी से मैंने इनको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। यहाँ से अब हम शुरू करते हैं हायरार्किकल रिग्रेशन। मैं अभी तक यहाँ आ चुका हूँ, सबकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक कर ली, स्कोर चेक कर लिया। अब हम आते हैं इस पे हायरार्किकल रिग्रेशन में। रिग्रेशन तो आपको पता है LM होता है। एक और चीज, रिग्रेशन में अगर कभी आपको इंटरसेप्ट ना चाहिए हो तो आपको सिंपली +0 करना होता है, मतलब कोई इंटरसेप्ट रन ना करे। तीसरी चीज, अगर आपको रिग्रेशन में 2 मॉडल कंपेयर करने हो तो हमारे पास होता है ANOVA, मैंने लिख भी दिया है यहाँ ऊपर। एक होता है AOV, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। AOV फंक्शन होता है ये चेक करने के लिए कि क्या 3 या 3 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स किसी भी वेरिएबल के मीन स्कोर के लिए सेम है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ जो सेल्स है, क्या वो दिल्ली
आगरा और चंडीगढ़ इनमें सेम है या नहीं है? तो यहां पे वन वे एनोवा हम यूज कर सकते हैं। 3 ग्रुप है ना, इनका तीनों का मीन सेल्स दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़ के लिए सेम है या नहीं। लेकिन अनोवा का मतलब होता है 2 मॉडल को कंपेयर करना। तो ये कैसे कंपेयर करता है? एक तो तरीका आर स्क्वायर करे, ये 1 माइनस आर स्क्वायर देखता है रेजिडुअल कितने कम हो गए। तो जितने रेजिडुअल कम हुए क्या वो सिग्निफिकेंट कम हो गए, ये वो चेक करेगा। तो आइए सबसे पहले इसके स्टेप्स अब देख लीजिए। हिरार्किकल रिग्रेशन के पहले सिर्फ कंट्रोल वेरिएबल लिया। मेरा मॉडल है कंट्रोलिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल है इंटेंशन। तो फर्स्ट मैंने रन किया इंटेंशन डिपेंड्स ऑन, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं ये, इंटेंशन डिपेंड्स ऑन सेटिस्फैक्शन। रन समरी, चेक करें सिग्निफिकेंट है, हाँ जी सिग्निफिकेंट है, सेटिस्फैक्शन का है, पर इंटरसेप्ट नहीं है। इंटरसेप्ट की तो टी वैल्यू 0 है, क्योंकि याद है आपको ये जो हमारा जेड है ये तो खुद ही जेड स्कोर है ना सारे वैल्यू, तो उनमें कभी भी इंटरसेप्ट नहीं आता। सो अब सेफली ये भी कर सकते हैं कि इंटरसेप्ट नहीं चाहिए, अब बताओ। हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फैक्शन का इफेक्ट है। तो ये हमारी बन गई ऐसे टेबल 1 कंट्रोल वेरिएबल, उसका इफेक्ट है। आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर 14% है। चलिए आगे। सेकंड में मैंने कहा मैं 0 लगा ही लेता हूँ यहाँ, क्योंकि सारे उस पे हैं, जेड स्कोर पे काम कर रहा हूँ। इंटरेक्शन मेरी कंट्रोल वेरिएबल के साथ अब मैंने आईडीवी और अपना मीडिएटर मॉडरेटर दोनों इकट्ठे डाल दिए। आप हो सकता है आप मैम की तरह काम करना चाहें, पहले 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो कोई है नहीं है, लंबा छोटा काम आप करके देख लीजिएगा। तो मैंने M2 रन किया। सेटिस्फैक्शन सबसे पहले तो इनसिग्निफिकेंट हो गया। ओके, पहले सिग्निफिकेंट था, अब इसका क्या मतलब हुआ? क्वालिटी और लॉयल्टी इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर्स हैं, तो सेटिस्फैक्शन को तो इन्होंने बाहर किया। अब बचे क्वालिटी और लॉयल्टी, दोनों सिग्निफिकेंट है। ओके, आर स्क्वेयर जो पहले 14% था अब 39% हो गया, गुड एनफ। और एडजस्टेड आर स्क्वेयर भी बढ़ रहा है हमारा। चेक करें इंप्रूवमेंट है या नहीं दोनों में, फर्स्ट से सेकंड में। तो ये बता रहा है फर्स्ट में आपका जो रेजिडुअल था वो था 84, घट के हो गया 59, डिक्रीज हो गया है 25 का, जो कि सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इंप्रूव हो गया है मॉडल एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। गुड, आगे चलें। अब हम जोड़ देते हैं इसमें इंटरेक्शन टर्म। इंटरेक्शन टर्म में मैंने जहां किया सेटिस्फैक्शन जो कि मेरा कंट्रोल वेरिएबल है, क्वालिटी जो आईडीवी है, लॉयल्टी जो मेरा मॉडरेटर है, और क्वालिटी इंटू लॉयल्टी जो कि मेरा इंटरेक्शन टर्म है M3। अच्छा, M3 की समरी रह गई देखनी। समरी ऑफ M3 पहले हमारा था ऊपर 39% ऑलमोस्ट आ गया था मेरा। 39 से अब कितना हो गया है? ओह 39.97 ही है। 3968 था, अब 3997 हो गया इंटरेक्शन टर्म से, बहुत थोड़ा सा है। क्या एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ा? एडजस्टेड 3781 था, अब हो गया 3747। एडजस्टेड तो कम हो गया। अगर कम हो गया इसका मतलब ये कुछ भी आपका इफेक्ट नहीं आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं, ये एक्चुअली नॉट सिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट। आर स्क्वायर हमेशा बढ़ता है, एडजस्टेड जब नहीं बढ़े, पिछले मॉडल से कम हो जाए, इसका मतलब आपने जो ऐड किया है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। लेट्स चेक द सेम फ्रॉम अनोवा। अब अनोवा में हम M2 से चेक करेंगे, M1 से नहीं, जस्ट पिछले से जिसमें सारे थे, इसमें इंटरेक्शन टर्म और ऐड किया, दैट इज अनोवा। अनोवा ने बताया 4967, नहीं जी ये बिल्कुल भी कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, नो इंटरेक्शन टर्म। अगर ये 0.05 से छोटा हो जैसा यहाँ मैम का आया था, इन दैट केस आप यहाँ बोलेंगे हाँ जी देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन टर्म ऑल्सो। ओके, सो ये थे हमारे स्टेप्स कि हम इस पे कैसे काम करेंगे। लगभग सेम रहेगा अगर आप स्मार्ट PLS रन करें, वहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड सेम रहेगा, फिर इस स्कोर को आप ले चलेंगे SPSS के अंदर, और SPSS में यही मेथड यूज करेंगे हायरार्किकल रिग्रेशन चेक करने के लिए। तो जब भी कभी कंट्रोल वेरिएबल आए, यू शुड नो हमें हमेशा हायरार्किकल रिग्रेशन पे काम करना है उसके इफेक्ट को निकालने के लिए। सो आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।